एपिसोड 21 रैंक 2 का शैडो भेदिया। जब रुद्र ने एक तिलिस्मी जानवर की जेद दहाड़ने की तेज आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आत्मीय शक्ति को बाहर निकालते हुए उन्हें उस ओर भेज दिया जहां से उसे आवाज़ आ रही थी। रुद्र की आत्मीय शक्तियां कम होने की वजह से ज़्यादा दूर पर हो रहे चीज़ों का पता नहीं लगा सकती थी, लेकिन रुद्र ने यह पता लग लिया था कि इंसान और तिलिस्मी जानवर के बीच लड़ाई हो रही है। लगता है तिलिस्मी जानवर और इंसानों के बीच लड़ाई हो रही है, क्यों ना मैं भी जाकर देखूं कि इतना ताकतवर तिलिस्मी जानवर कौन है और उसे कौन लड़ रहा है। क्या पता मुझे भी कुछ अच्छी चीज़ वहां पर मिल जाए। रुद्र ने मन ही मन सोचा और अपना सारा सामान स्टोरेज रिंग में रख लिया, और इसी सोच के साथ रुद्र उसे दिशा में बढ़ने लगा जहां पर लड़ाई होने का संकेत मिल रहा था। रुद्र ने अपना पैर जमीन पर पका और इसी के साथ उसका शरीर एक परछाई में बदल गया और तेजी से पेड़ों के बीच से होता हुआ आगे बढ़ने लगा। रुद्रा कुछ मिनट में वहां पर पहुंच गया और एक पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गया। उसने वहां पर देखा कि कुछ लोग एक सफ़ेद रंग के भेड़िए को घेर कर खड़े थे और उस पर लगातार हमले किए जा रहे थे। भेड़िया बहुत तेज था और वह जब भी भागने की कोशिश करता तो ऐसा लगता है जैसे उसने एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया हो, इसलिए वह बार बार उन योद्धाओं के हमले से बचने में कामयाब हो जा रहा था। रुद्र ने उसे देखते ही पहचान गया, ये तो शैडो भेड़िया है, लेकिन ये जैसा मैंने किताब में पढ़ा था उससे अलग क्यों नजर आ रहा है। नहीं, ये तो रैंक 2 का शैडो भेड़िया है। अरे वह आज तो खुदा मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। मुझे इसी की तलाश थी और तुमने मेरी झोली में डाल भी दिया। तू तो बड़ा कमाल है, और ये तो रैंक 2 का भेड़िया है। इससे तिलिस्मी पत्थर को यदि मैं अपने तकनीक को मास्टर करने के लिए करूँगा तो मुझे हो सकता है इस तिलिस्मी जानवर की कुछ विशेष खूबियाँ भी मिल जाए। रुद्र ने अपनी किस्मत पर खुश होते हुए कहा। एक लड़का जिसके काले बाल थे और उसने राजसी कपड़े पहन रखे थे, उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह किसी बड़े परिवार का राजकुमार होगा। उसे लड़के का नाम खुशाम था। वह बंसल परिवार का 7वां राजकुमार था। खुशाल ने अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, देखो वह भेड़िया आज मुझे किसी भी हालत में चाहिए। हम उसे जाने नहीं दे सकते। उसे जाने मत देना, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा और उसका तिलिस्मी पत्थर अपने बाबा को उनके जन्मदिन के तोहफे में के तौर पर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसे कैसे तुम इस भेड़िए को तुम अकेले ले जाओगे खुशाल? आखिर इस भेड़िए के पीछे हम भी पिछले 2 दिनों से पड़े हुए हैं। दूसरे लड़के ने कहा, जिसके पीले रंग के बाल थे और उसने भी राजकीय कपड़े पहन रखे थे। वह बंसल परिवार का 6ठ राजकुमार प्रियांशु था। वैसे तो दोनों भाई थे, लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों सौतेले भाई थे। दोनों की माँ अलग अलग थी और पिता एक ही था। सभी अपने पिता की नज़रों में सबसे काबिल और ताकतवर नजर आने के चक्कर में आपस में ही लड़ते रहते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। खुशाम ने जब देखा कि प्रियांशु भी उसे भेड़िए के पीछे पड़ा है तो उसका चेहरा बन गया। उसने प्रियांशु से कहा, देखो प्रियांशु, इस भेड़िए को हमने ढूंढा है और इसके पीछे हम पिछले 3 दिनों से हैं। तुम इसे हमसे छीनने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। प्रियांशु ने कहा, मेरे छोटे भाई खुशाम, भी तुम इस भेड़िए को अकेले नहीं मार सकते हो। कचुयो ना, हम ऐसा करें कि हम दोनों मिलकर इस शैडो भेड़िए को साथ मिलकर मारने की कोशिश, फिर फैसला करेंगे कि इसका आपस में बंटवारा हम कैसे कर सकते हैं। और एक कुटिल मुस्कान के साथ खुशाम को देखने लगा, मानो उसे पहले से ही पता हो कि खुशाम उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता। खुशाम ने भी इस बारे में सोचा तो उसे भी उसका कहना ठीक ही लगा, क्योंकि वह पिछले 3 दिनों से उसे भेड़िए को हारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार वह उनके हमलों से बच जाता था और भाग निकलता था। पिछले 1 दिनों से पीछा करने के बाद फिर से हाथ लगा था, इसलिए वह प्रियांशु के प्रस्ताव के लिए को स्वीकार कर लिया। उसने मन ही मन सोते हुए कहा, जैसे ही यह भेड़िया मर जाएगा मैं प्रियांशु पर हमला कर दूंगा और फिर पूरा का पूरा भेड़िया और उसका तिलिस्मी पत्थर में रखूंगा और बाबा को ले जाकर के दे दूंगा, और पापा मुझसे खुश होकर मुझे कोई ना कोई अच्छा इनाम देंगे। उद्धरण चिन्ह। छोटे, एक बार तो मेरे प्रस्ताव के लिए मान जाए, फिर जैसे ही यह भेड़िया मारा जाएगा मैं तुझ पर भी हमला कर दूंगा और इस भेड़िए को अकेले लेकर यहाँ से रफी चक्कर हो जाऊंगा। प्रियांशु ने मन ही मन प्लान बनाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर हम दोनों मिलकर इस शैडो बेस्ट को मारेंगे और फिर बाद में हम इसको आपस में बंटवारा कर लेंगे। दोनों की शक्तियां लगभग बराबर थी, इसलिए खुशाम को प्रियांशु से हाथ मिलाने में कोई झिझक नहीं हुए और वह मान गया। उद्धरण चिन्ह। दूर रुद्र उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और उन दोनों की शक्तियों भी वह महसूस कर पा रहा था। उसे पता चल गया था कि ये दोनों ही शुरुआती रैंक के शक्तिवीर हैं। उसने मौके का फ़ायदा उठाने के बारे में सोच और चुपचाप पेड़ के ऊपर बैठा रहा। उसने कहा, ये दोनों बिल्ली रोटी के लिए झगड़ते रहेंगे और मैं बीच का बंदर बनकर शैडो भेड़िए का तिलिस्मी पत्थर उड़ा ले जाऊंगा। और मन ही मन हंसने लगा। उधर दोनों भाई साथ आकर उसे भेड़िए को हारने के लिए साथ में हमले करने लगे, जिससे वह भेड़िया थोड़ी मुश्किल में पड़ता दिखाई देने लगा।
तो क्या प्रियांशु और खुशाम दोनों मिलकर उसे शैडो वीडियो को जान से मार पाएंगे, और क्या रुद्र उन दोनों भाइयों से वह शैडो भेड़िए का तिलिस्मी पत्थर हासिल कर पाएगा या फिर उसकी चाल उल्टी पड़ जाएगी? आपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प कहानी रुद्र द जर्नी ऑफ पावर में, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल DK स्टोरीज को सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और लाइक बटन को फोड़ दो। आपका रात्रि शुभ हो। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज। एपिसोड 22 तिलिस्मी पत्थर की चोरी। दोनों भाई मिलकर भेड़िए पर हमले कर रहे थे। भेड़िए उन हमलों से बचने के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर का इस्तेमाल कर रहा था और यहाँ से वहाँ हो रहा था। लगातार टेलीपोर्ट करने की वजह से वह भी थक चुका था, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो हुई, जिसका फायदा दोनों भाइयों को मिला। प्रियांशु ने मौका देखकर एक जोरदार हमला किया, जिससे भेड़िए को थोड़ी चोटें आ गई और वह पहले से थोड़ा धीमा हो गया। दूसरी तरफ को खुशाम भेड़िए को भगाने से रोकने के लिए अपनी शक्तियों से एक गोल घेरा नुमा जाल तैयार कर लिया था और उसे तिलिस्मी भेड़िए के ऊपर फेंक दिया। अब तू इस जाल से बचकर नहीं जा सकता। चुपचाप अपना तिलिस्मी पत्थर हमारे हवाले कर दे, वरना आज तेरी जान भी जाएगी। खुशाम ने भेड़िए की तरफ बेरहम भरी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। भेड़िया उसे देखकर जोर से गुर्राया रहा है, मनो कह रहा है कि वह मर जाएगा लेकिन अपना तिलिस्मी पत्थर किसी को नहीं देगा। खुशाम ने जब उसे गुजराती हुए देखा तो उसने अपनी शक्तियों का थोड़ा हिस्सा उस जाल में फेंका और उसके जाल में जाते ही उसमें बिजली सी को गई और भेड़िया दर्द से कराहने लगा। अभी वक्त है शैडो बेस्ट, अपना तिलिस्मी पत्थर हमें पकड़ा दो, वरना हमें तुमसे तुम्हारा तिलिस्मी पत्थर लेने के और भी तरीके आते हैं। शैडो बेस्ट की हालत अब तक बहुत बुरी हो चुकी थी। वह हफ्ते हुए दोनों की तरफ देखा और फिर अपने मुंह से एक सफ़ेद रंग का चमकीला पत्थर खुशाम और प्रियांशु के बीच में फेंक दिया। तिलिस्मी भेड़िया अच्छी तरह से जानता था कि इन दोनों में किसी तरह का आपसी सहयोग नहीं है, ये दोनों तो लालच के चलते साथ आ गए हैं। इसीलिए उसने उन दोनों को आपस में लड़वाने के लिए अपना तिलिस्मी पत्थर उन दोनों के बीच में फेंक दिया, और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोनों उसे तिलिस्मी पत्थर को हासिल करने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। प्रियांशु ने अपनी शक्तियों से रस्सी जैसा बनकर उसकी तिलिस्मी पत्थर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसका रस्सी तिलिस्मी पत्थर को पकड़ने ही वाला था, वैसे ही एक दूसरा शक्तियों से बना हाथ प्रियांशु के रस्सी को काट देता है और तिलिस्मी पत्थर को पकड़ने की कोशिश करता है। मैं जानता था प्रियांशु तुम कुछ ऐसा ही करने वाले हो, इसीलिए मैंने भी पहले से तैयारी कर रखी थी तुमसे निपटने के लिए। और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तिलिस्म भेड़िए ने जब उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उसने भी उन दोनों पर झपट्टा मारने की कोशिश की और अपने तिलिस्मी पत्थर को वापस लेने की कोशिश में लग गया। जब उन दोनों देख कि तिलिस्मी भेड़िया उन दोनों पर ही हमला करने आ रहा है, तो दोनों ने ही अपने अपने शक्तियां इकट्ठा करके अपने सामने एक शक्तियों का दीवार बनाने की कोशिश की, जिससे वह की तिलिस्मी भेड़िया शक्तियों के दीवार से जाकर टकरा गया और एक जोरदार का धमाका हुआ और शक्तियों से बना दीवार भी टूट गई। दोनों भाइयों ने अपने अपने शक्तियों से एक तलवार बनाकर तिलिस्मी भेड़िया पर एक जोरदार वार किया, जिससे तिलिस्मी भेड़िया बुरी तरह से जख्मी हो गई और दोबारा उठ खड़ा होने में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। वह करता हुआ जमीन में जा गिरा। रुद्र भी उन दोनों को पिछले 1 घंटे से पेड़ के ऊपर से देख रहा था। उसने भी मौका पाते ही पेड़ के नीचे आ गया और अपने वैक्यूम हैंड तकनीक के इस्तेमाल से उसकी लिस्ट में पत्थर को रुद्र ने अपनी तरफ तेजी से खींच लिया और वहां से तेजी से भागने लगा, क्योंकि वह जानता था यदि वह पुलिस की भेड़िया और दोनों भाई भी उसके पीछे पड़ गए तो उससे निपटना रुद्री के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब दोनों भाई को ये पता चला कि वह उनका तिलिस्मी पत्थर कोई और चुरा ले गया तो वह तेजी से उसे तरफ देखने लगे जहां पर रुद्र कुछ समय पहले था। रुद्र ने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा था, इसलिए दोनों भाई उसका चेहरा नहीं देख पाए। वह तिलिस्मी भेड़िया भी उसे ही घूर घूर कर देख रहा था और अपने तिलिस्मी पत्थर को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था। रुद्र ने देखा कि उसका तिलिस्मी पत्थर कांपने लगा तो वह समझ गया कि यह उसे तिलिस्मी भेड़िया की ही करतूत है। वह अपने तिलिस्मी पत्थर को अपने पास वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था। रुद्र ने तिलिस्मी पत्थर को अपनी शक्तियों से ढककर उसे जोर से पकड़ लिया। शैडो भेड़िया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वह रुद्र के पीछे नहीं जा सकता, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी है, क्योंकि रुद्र ने उसका प्लान जो खराब कर दिया और वह तिलिस्मी भेड़िया अधमरा हो चुका था, क्योंकि अपने पेट से पत्थर को बाहर उगलने से लगभग उसकी आधी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। खुशाम ने रुद्र के पीछे जाते हुए कहा, रुको, वह तिलिस्मी पत्थर मेरा है, उसे पर सिर्फ मेरा हक है। मैंने उसके पीछे अपना कीमती वक्त लगाया है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से उसे ले जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और वह तेजी से भागता जा रहा था। रुद्र ने अपनी अपनी आत्मीय शक्ति को आसपास फैला दिया था, जिससे उसे आसपास में हो रहे और उसके करीब आ रहे हैं हमले के बारे में उससे पहले से ही महसूस हो जाता था।
इसलिए जब खुशाम ने अपनी शक्तियों से बने हाथ उसके पीछे भेजा तो रुद्र उससे पहले से ही बचने के लिए तैयार था। तुम्हें क्या लगता है मेरे एक हमले से बचकर तुम मुझे बच जाओगे? नहीं, मेरे पास हमलों की कोई कमी नहीं है। आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। मुझे मेरी चीज़ कोई भी नहीं छीन सकता और तुमने ये गुस्ताखी की है तो तुम्हें इसका हर्जाने के तौर पर अपनी जान देनी होगी। तुम्हें अपनी मौत से चुकाना होगा। खुशाम ने बेरहमी भरे मुस्कान के साथ कहा और अपना एक जोरदार हमला और रुद्र की ओर भेज दिया। अपना वैक्यूम ब्लास्ट तकनीक का इस्तेमाल करता है। दोनों की शक्तियां आपस में टकराती हैं और एक जोरदार धमाका होता है। रुद्र ने अपने वैक्यूम ब्लास्ट तकनीक को पूरी तरह से सीख लिया था, इसलिए अब उसे तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा वक्त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्या रुद्र उन दोनों भाइयों से बचकर निकल पाएगा और क्या करेगा वह तिलिस्मी भेड़िया बिना अपने तिलिस्मी पत्थर के? आपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प कहानी रुद्र द जर्नी ऑफ पावर में, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टोरीज को सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और लाइक बटन को फोड़ दो। आपका रात्रि शुभ हो। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज। एपिसोड 23 बजकर निकल गया। रुद्र ने दोनों भाइयों को चकमा देने के लिए उनसे मुकाबला करने लगा और मौका पाते ही अपना वैक्यूम हेड ब्लास्ट टेक्निक को कर दिया। रुद्र ने इस हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिसकी वजह से दोनों भाइयों का हमला उसकी वैक्यूम हैंड ब्लास्ट तकनीक से जाकर टकरा गया और एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ एक जोरदार धक्का गंजी गया और धूल का गब्बर उड़ने लगा। रुद्र ने इस बार अपने इस एक हमले में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, जिसकी वजह से धमाका और भी ज़्यादा भयानक हुआ और दोनों भाइयों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ गया। इसी का फायदा उठाते हुए रुद्र वहां से फौरन तेजी से भाग गया। जब धूल का गब्बर हटा तो दोनों भाइयों ने देखा कि रुद्र वहां से गायब हो चुका था। उन दोनों भाइयों ने आसपास अपने लोगों को भेजा और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये कमबख्त यहाँ से बचकर नहीं निकलना चाहिए वरना तुम लोगों की खैर नहीं। उद्धरण चिन्ह। और खुद भी अपनी अपनी शक्तियां आसपास के इलाकों को स्कैन करने के लिए फैला दिया, लेकिन उसे अपनी शक्तियों के इस्तेमाल करने पर भी उसके हाथ कुछ भी ना मिल सका। जब उसके हाथ कुछ भी ना लगा तो खुशाम का गुस्सा और भी खराब हो गया और वह अपना सारा गुस्सा प्रियांशु उतारते हुए बोला, तुम हो ही इतने मनहूस, तुम हर बार मेरा काम बिगाड़ देते हो। इस बार भी तुमने वही किया, लेकिन मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा। और प्रियांशु पर एक जोरदार शक्तियों से बना मुक्का जड़ दिया। इस मौके के लिए प्रियांशु पहले से तैयार नहीं था, इसलिए उसे यह मौका लग गया और वह दूर जाकर गिरा। प्रियांशु बेवजह लड़ने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने खुशाम को समझाते हुए कहा, देखो अब मुझसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वह चुका है। अब हमें उसे तिलिस्मी शैडो भेड़िए के बारे में सोचना चाहिए। वह अभी जख्मी है, हम उसे मारकर उसका सीन और उसके अन्य अंगों को बाजार में बेच कर सकते हैं। इससे हमारे इस सफ़र में हुए नुकसान की भरपाई तो की जा सकती है। और रही बात उसे लड़के की, तो हमसे बचकर जाएगा कहाँ? मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे पर अपने लोगों को तैनात कर दूंगा, वह हमसे बचकर नहीं जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। खुशाम का प्रियांशु की यह बात पसंद आई और उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और खुशाम ने कहा, ठीक है तुम्हारी बात मान ली, अब चलो ना, खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? उद्धरण चिन्ह। खुशाम ने प्रियांशु से रूखे अंदाज में कहा और दोनों भाई वहां पर वापस जाने लगे जहां पर उन्होंने तिलिस्मी शैडो भेड़िए को छोड़ा था। कुछ ही पलों में दोनों भाई वहां पर पहुंच गए, लेकिन जब उन्होंने वहां पर पहुंचकर जो देखा, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह शैडो भेड़िया वहां से जा चुका था। खुशाम ने एक बार फिर प्रियांशु को गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहा, कहाँ गया वह शैडो भेड़िया? तुमने तो कहा था कि वह बुरी तरह से घायल है और वह यहीं पर होगा, तो कहाँ गया? उद्धरण चिन्ह। खुशाम की गुस्से से भरी आंखें खुद की तरफ देखकर प्रियांशु घबरा गया और घबराते हुए कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने भी तो देखा था कि वह कितना घायल था, लेकिन फिर भी वह यहाँ से कहीं और जाने में कामयाब हो गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और खुशाम की गुस्से से लाल आंखें देखकर उसका रोना निकल गया, लेकिन उसकी किस्मत तो देखो, उसके आंख से एक बूंद आंसू भी नहीं निकल रहे थे। दूसरी तरफ रुद्र वापस से गुफा में चला गया था। उसकी सांसें फूल रही थी और वह बहुत ज़्यादा थका हुआ दिखाई दे रही थी और उसने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से छिपा लिया था और गुफा के दरवाजे को एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया था। उसने उस तिलिस्मी पत्थर को बाहर निकाला। वह तिलिस्मी पत्थर से सफ़ेद रंग से चमक निकाल रही थी और उसके ऊपर कुछ रहस्यमयी लकीरें बनी थी, जो उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत और रहस्यमयी बना रही थी, और उसमें से बहुत ज़्यादा गधी शक्तियाँ निकल रही थी। रुद्र ने कहा, यदि मैं इस शक्ति को निखार कर अपने शक्तियों से मिलने में कामयाब हुआ तो मेरी शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस पत्थर से निकलने वाली शक्तियाँ बेहद ज़्यादा शुद्ध समझ आ रही है, लेकिन इसमें जंगली पान भी बहुत ज़्यादा है। इसे अलग करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और वे दोनों भाई भी मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रहे होंगे।
आखिरकार मैं उनका सबसे कीमती खजाना जो छीन लिया है। ऐसे में मेरा कुछ दिन यहीं पर रहना ठीक होगा, तब तक मैं इस तिलिस्मी पत्थर की शक्तियों को सोख कर अपने शैडो तकनीक के दूसरे पड़ाव को भी मास्टर करूंगा। तब मेरे लिए उन दोनों भाइयों से बचकर निकलना बेहद आसान हो जाए। और इसी सोच के साथ वह तिलिस्मी पत्थर से शक्तियां सोखने की तैयारी करने लगा। लेकिन उससे पहले उसने करिश्माई पाउडर का एक घोल तैयार किया और उसमें अपने कपड़े खोलकर खुद उसमें चला गया। रुद्र हर रोज करिश्माई पाउडर की मदद से अपने शरीर को आम योद्धाओं से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। उसका शरीर बाकी के योद्धाओं से बेहद ज़्यादा कमज़ोर था। तो क्या रुद्र तिलिस्मी पत्थर की सारी शक्तियां को निखार कर अपनी शक्तियां बढ़ा पाएगा, और क्या वह शैडो तकनीक के दूसरे पड़ाव को मास्टर कर पाएगा? ये फिर उससे पहले ही रुद्र को दोनों भाई ढूंढ लेंगे। आपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प कहानी रुद्र द जर्नी ऑफ पावर में, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टोरीज को सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और लाइक बटन को फोड़ दो। आपका रात्रि शुभ हो। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज। एपिसोड 24 स्टोरेज रिंग। रुद्रा ने पहले करिश्माई तरल में थोड़ी देर ट्रेनिंग किया और अपनी खत्म हो चुकी शक्तियों को पूरी तरह से वापस पाया, और फिर तिलिस्मी पत्थर को बाहर निकाला और उसमें अपनी आत्मीय शक्तियों को भेज दिया। उसकी आत्मीय शक्ति जैसे ही उस पत्थर के अंदर गई, वह पत्थर और जोर जोर से कांपने लगा और धीरे धीरे उसकी चमक बढ़ने लगी। अब वक्त है इसकी जंगली शक्तियों को निखर कर अपनी शक्तियां बढ़ाने का। चल बेटा रुद्र, लग जा अपने काम पर, तेरे पास वक्त नहीं है। अगर उन दोनों भाइयों ने तुझे वक्त से पहले ढूंढ लिया तो तेरे लिए यहाँ से जिंदा वापस लौट कर जाना मुश्किल हो जाएगा। रुद्र ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। रुद्र की शक्तियां तिलिस्मी पत्थर के अंदर जाते ही तिलिस्मी पत्थर से शक्तियों को निखर कर रुद्र के शरीर में भेजने लगी। रुद्र ने साथ ही अपने शैडो तकनीक को भी अपने दिमाग में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी शैडो तकनीक में पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। रुद्र अपने दिमाग में शैडो तकनीक के दूसरे पड़ाव की प्रैक्टिस लगातार जारी रखे हुए था, और उसकी अंतिम शक्ति तिलिस्मी पत्थर से शक्तियों को निखरकर उसके शरीर में भेज रही थी, जिसकी वजह से उसके अंदर शक्तियों का एक तूफान उसके शरीर के हर एक कोने में फैल रहा था। रुद्र का शरीर पहले से और भी मजबूत हो रहा था। उसकी शक्तियों के रास्ते में तिलिस्मी पत्थर की शक्तियां धीरे धीरे उसके शक्तियों के बवंडर की ओर बढ़ रही थी, जो शक्तियों को आपस में मिलने का काम कर रही थी और शक्तियों को पूरे शरीर में एक दिल की तरह फैलाने का काम कर रही थी। दूसरी तरफ रुद्रा शैडो तकनीक में धीरे धीरे महारत हासिल करता जा रहा था। इसी तरह से लगभग 2 दिन बीत जाने के बाद रुद्र ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अलग ही खुशी नजर आ रही थी। उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, आखिरकार मैं शैडो तकनीक को पूरी तरह से सीखने में कामयाब हुआ। अब मुझे उन दोनों भाइयों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं उन दोनों से आसानी से बचकर निकल जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन रुद्र अपनी इस खुशी में ये भूल गया कि वह अभी तिलिस्मी पत्थर की सारी शक्तियों को सोखने में कामयाब नहीं हुआ था। इसीलिए इधर नज़र हटी और उधर दुर्घटना घटी। यानी कि रुद्र का ध्यान जैसे ही तिलिस्मी पत्थर से हटी, वैसे ही उसकी आत्मीय शक्तियों ने शक्तियों को निखरना बंद कर दिया, और रुद्रा के शरीर के अंदर तिलिस्मी पत्थर की जंगली शक्तियां प्रवेश कर गई, और उसके शक्तियों के रास्ते पर किसी मदमस्त हाथी की तरह इधर उधर हड़कंप मचाने लगी। रुद्र को बेतहाशा दर्द होने लगा। रुद्र ने अपनी शक्तियों को जंगली शक्तियों को काबू करने के लिए भेजा, लेकिन दोनों शक्तियां आपस में भिड़ गई और जंगली शक्तियां और भी गुस्से में आकर हमला करने लगी और इधर उधर भागने लगी, जिसे रुद्र को और भी बेतहाशा दर्द होने लगा। यह क्या, मेरे अंदर तो जंगली शक्तियां प्रवेश कर गई हैं और उन्हें काबू करना मेरे लिए अब मुश्किल होता जा रहा है। अगर जल्द ही मैंने उसे काबू नहीं किया तो वह मेरे शरीर को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रुद्र ने परेशान होते हुए कहा, और अपनी शक्तियों को जंगली शक्तियों को काबू करने की कोशिश में उनके पीछे भेज दिया। दोनों ही शक्तियों में टकराव होने लगा, जिससे रुद्र की हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। उसे दोनों शक्तियों के टकराने से और ज़्यादा तेज दर्द होने लगा था। दोनों शक्तियों के टकराने से रुद्र के पूरे शरीर में सुनहरे रंग की चमक फैल गई थी और धीरे धीरे के शरीर में दरार पड़ती हुई नजर आ रही थी। रुद्र ने जब ये देखा तो उसकी आंखें दर्द से चौड़ी हो गई और उसने हड़बड़ी में अपने स्टोरेज रिंग से जख्म ठीक करने वाली 1 दर्जन गोली निकली और उनमें से कुछ गोलियां अपने मुंह में भर लिया और ध्यान लगाने लगा। जख्म भरने वाली गोलियों में से शक्तियां निकालकर रुद्र के दरार पड़ रहे शरीर से जाकर लिपट गई और उन्हें भरने की कोशिश करने लगी। रुद्र को इससे थोड़ा आराम महसूस हुआ, लेकिन ये बस थोड़े समय के लिए ही था। जंगली शक्तियां एक बार फिर रुद्र की शक्तियों के रास्ते को तबाह करते हुए भागने लगी थी, और रुद्र की हालत पहले से और ज़्यादा बदतर होने लगी। रुद्र ने एक बार फिर जख्म ठीक करने वाली आधे दर्जन से भी ज़्यादा गोलियां अपने मुंह में भर लिया और ध्यान लगाने लगा, लेकिन इस बार भी वही हुआ। कुछ देर के लिए आराम मिलता और फिर से उसकी हालत बिगड़ने लगे।
तभी अचानक उसके स्टोरेज रिंग से एक शक्ति निकालकर सीधे उसके माथे से टकरा गई और एक पल के लिए रुद्रा जैसे खो जा गया। और फिर उसने अपनी शक्तियां जंगली शक्तियों के पीछे पीछे ले जाने लगा, जिससे जंगली शक्तियां आगे आगे भागने लगी और फिर अपनी अंदरूनी शक्तियों से उन रास्तों को बंद कर दिया जिन रास्तों पर रुद्र उन जंगली शक्तियों को नहीं ले जाना चाहता था। धीरे धीरे वे सभी जंगली शक्तियां रुद्र के शक्तियों के बवंडर की ओर जाने लगी। रुद्र ने अपनी आत्मीय शक्तियों से बवंडर के चारों तरफ एक गोल घेरा तैयार कर लिया जो उसकी शक्तियों के बवंडर की रक्षा कर रही थी, और जैसे ही जंगली शक्तियां आत्मीय शक्तियों के घेरे से टकराई तो आत्मीय शक्तियां ने उसकी जंगलीपन को अलग करके उन शक्तियों को अपनी शक्तियों के बवंडर में मिल लिया, जिससे रुद्र की हालत आप थोड़ी बेहतर होने लगी। लेकिन इस दौरान रुद्र की शक्तियों के रास्ते को बहुत नुकसान पहुंचा था, जिसे ठीक होने में उसे कुछ समय लगने वाला था। तो रुद्र की स्टोरेज रिंग का क्या है राज, और क्या रुद्र की शक्तियों के रास्ते ठीक हो पाएंगे या फिर रुद्र को जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा? आपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प कहानी रुद्र द जर्नी ऑफ पावर में, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टोरीज को सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और लाइक बटन को फोड़ दो। आपका रात्रि शुभ हो। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज। एपिसोड 25 रहस्यमय बूढ़ा आदमी। रुद्र को तिलिस्मी पत्थर के शक्तियों सूखते वक्त एक लापरवाही के चलते उसे बुरी तरह से जख्मी होना पड़ जाता है। रुद्र ने अपने शक्तियों के रास्ते पर एक नज़र डाली तो उसके शक्तियों के रास्ते पूरी तरह से तबाह हो चुके थे और देखते ही देखते रुद्र बेहोश हो गया। रुद्र के बेहोश होने के बाद एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी स्टोरेज रिंग से बाहर निकालकर रुद्र के पास ही उड़ने लगता है। उसे आदमी के पास उसका अपना शरीर नहीं था, वह एक आत्मा की तरह नजर आ रहा था। उसने रुद्र किया स्टोरेज रूम की तरफ इशारा किया और उसमें से कुछ जड़ी बूटियां निकालकर बूढ़े के हाथों में आ गई। फिर बूढ़े ने अपनी शक्तियों से एक कढ़ाई जैसा कुछ तैयार किया और फिर उसके नीचे आग लगा दी। बूढ़े आदमी ने कुछ जड़ी बूटियां को अपने हाथों से मसलकर एक पाउडर में बदल दिया और कुछ जड़ी बूटियां को एक के बाद एक कढ़ाई में फेंकता गया। देखते ही देखते कुछ देर बाद कढ़ाई में कुछ गोलियां तैरने लगी। उन्हें देखकर बूढ़े की चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई और फिर वह रुद्र को देखने लगा। रुद्र को कुछ देर बाद जब होश आया तो उसके नाक में बेहद अच्छी खुशबू आने लगी। जब रुद्र ने उसे खुशबू का पीछा किया तो उसे दिखाई दिया एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसी के हाथों में गोलियों से भरी एक बोतल थी, उसी से खुशबू आ रही थी। रुद्र को ही देख रहा था। रुद्र ने जैसे ही उसे बूढ़े आदमी को देखा वह डर गया और वह घबराते हुए बोला, तुम तो एक आत्मा हो, मेरा मतलब है आप। रुद्र उसे आदमी की शक्तियों का पता नहीं लग पा रहा था, लेकिन उसे अपनी लाजवाब आत्मीय शक्तियों की मदद से वह महसूस हो रहा था कि बूढ़े आदमी के पास से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शक्तियां आते हुए महसूस हो रही थी। इसीलिए रुद्र उसे आदमी को नाराज नहीं करना चाहता था और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा इज्जत से पेश आ रहा था। रुद्र को घबराते हुए देखकर बूढ़े आदमी ने कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, बुजुर्ग, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्र ने बूढ़े आदमी से सवाल करते हुए कहा, मेरा नाम है सुजान सिंह, वैद्य सुजान सिंह, तुम मुझे आचार्य कह सकते और रही बात मेरे यहाँ होने की तो यहाँ मैं नहीं आया हूँ, तुम ही मुझे अपने साथ यहाँ ले आए हो। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने कहा, क्या मैं? मुझे तो कुछ याद नहीं कि मैं किसी को अपने साथ लाया था और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। रुद्र ने उखड़े हुए स्वर में कहा, तुम्हारे उंगली में वह जो अंगूठी है ना, वह अंगूठी मेरी है और उसी अंगूठी में मैं रहता हूँ। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, अपने ऊपर ध्यान दो। मेरी कहानी बहुत लंबी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा। तुम इन गोलियों को लो, मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ गोलियां बनाई है। लो, ये तुम्हारी चोटों को जल्दी ठीक करने में मदद करेंगे और इससे तुम्हारी अंदरूनी चोटें जल्दी ठीक हो जाएंगी। रुद्र को मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो जैसे कोई अपना किसी अपने को देख रहा, जैसे रुद्र के बाबा रुद्र को देखते हैं। रुद्र को बूढ़े की शक्तियां जानी पहचानी लग रही थी। शायद उसकी मदद करने वाला वही बूढ़ा आदमी ही था जिसने उसके शरीर की जंगली शक्तियों को काबू करने में मदद की थी। इसीलिए रुद्र बूढ़े पर भरोसा करने लगा था, क्योंकि यदि बूढ़े आदमी ने उसकी मदद नहीं की होती तो आज शायद रुद्र एक धमाके में उड़ चुका होता। इसीलिए उसके पास कोई और कारण नहीं था। इसीलिए उसने वह गोलियों से भारी शीशी ले ली, लेकिन तुरंत उसको इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे पर अपनी आत्मीय शक्तियों को भेजकर उसकी जांच करने लगा। रुद्र को उसे बूढ़े पर भरोसा तो था, लेकिन इतना नहीं कि उसकी दी हुई चीज़ों की जांच भी ना करें। बूढ़े आदमी ने जब रुद्र को अपनी बनाई हुई गोलियों की जांच करते हुए देखा तो बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई और वह मन ही मन सोचने लगा, लड़का बहुत शातिर है, इसे मैं अपना शागिर्द बनाकर ही रहूंगा, इसमें मेरे भविष्य नजर आता है। उद्धरण चिन्ह,
जब रुद्र ने गोलियों की जांच कर ली तब उसने उसमें से एक गोली निकालकर अपने मुंह में रख लिया। गोली जैसे ही रुद्र के गले के नीचे गई, उसमें से शक्तियां निकालकर रुद्र के शक्तियों के रास्तों पर धीरे धीरे बहने लगी और रुद्र के शक्तियों के रास्ते को धीरे धीरे ठीक करने लगी और रुद्र को दर्द से निजात मिलने लगा। रुद्र ने बूढ़े की गोली की तारीफ करते हुए कहा, बूढ़ा आदमी है तो कमाल का वैद्य, इसके एक ही गोली ने मेरे को इतना आराम देने के लिए काफ़ी है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने लगातार 2 दिनों तक उसे गोली का सेवन किया और आराम किया। इस दौरान रुद्र की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थी और पहले से थोड़ी चौड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से रुद्र अपने शक्तियों को एक साथ अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर सकता था। इससे रुद्र को अपने शक्तियों के इस्तेमाल करने में आसानी होती थी और वक्त भी बचता था। वह बूढ़ा आदमी वापस रुद्र की स्टोरेज रिंग में चला गया था। क्या है रहस्यमयी बूढ़े आदमी का रहस्य और क्या सच में वह रुद्र का दोस्त है या फिर कोई दुश्मन? आपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प कहानी रुद्र द जर्नी ऑफ पावर में, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल DK स्टोरीज को सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और लाइक बटन को फोड़ दो। आपका रात्रि शुभ हो। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्लीज सपोर्ट मी गाइज।